जय हिंद। हिस्ट्री टेलिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक भारतीय होने के नाते हम सब ये जानते हैं कि जिस स्वतंत्र भारत में हम सांस ले रहे हैं, ये स्वतंत्रता, ये आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली। ये आज़ादी परिणाम है वर्षों के प्रयासों का, निरंतर तपस्याओं का और अनगिनत बलिदानों का। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही बलिदान की गाथा पर, एक सरफरोशी की कहानी पर। साल 1974, जब देश की कमान श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के तौर पर संभाल रखी थी, और उसी साल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और तत्कालीन विधायक साधु सिंह तिंड ने एक पहल करी, और इसी पहल के फलस्वरूप 19 जुलाई 1974 दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज़ैल सिंह, कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष शंकर दयाल शर्मा जोरदार बारिश के चलते इंग्लैंड से आने वाले हवाई जहाज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके साथ कई और लोग थे, कुछ सरकारी अफसर भी थे। उस समय उस हवाई अड्डे पर खड़े हुए हर एक व्यक्ति के मन में एक अजीब सा भावनाओं का मिश्रण था। खुशी, दुख, सम्मान, गौरव, उत्सव, न जाने कितने भाव मन में चल रहे थे। हवाई जहाज़ के आते ही सबकी प्रतीक्षा पूरी हुई और हवाई अड्डे का वातावरण देशभक्ति और बलिदान की भावनाओं से लोटपोट हो गया। 19 जुलाई 1974 की इस दोपहर भारत माँ का एक वीर पुत्र अपने बलिदान के 34 साल बाद अपने घर लौटा था। आज हम बात कर रहे हैं उस स्वतंत्रता सेनानी की जिन्होंने बिना किसी संयोग, खुद के बलबूते पर ब्रिटिश राज को जड़ से हिला कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं शहीद आज़म उधम सिंह की। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि शहीद उधम सिंह को अपने मातृभूमि की लड़ाई अपने ही मातृभूमि से दूर जाकर इंग्लैंड में लड़नी पड़ी? वे ऐसे कौन से लक्ष्य का पीछा कर रहे थे? आइए इन्हीं सब सवालों के जवाब में इतिहास के कुछ पन्ने टटोलते हैं। पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम नामक तहसील में इनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को हुआ। नाम रखा गया शेर सिंह। काफ़ी कम आयु में ही उनके माता पिता इस दुनिया से चल बसे। जीवन के इस दुखद मोड़ के बाद शेर सिंह और उनके बड़े भाई मुक्ता सिंह को अमृतसर के केंद्रीय खालसा अनाथालय में शरण मिली। उन्हें उधम सिंह यह नाम यहीं से मिला। और फिर वो दिन आया 13 अप्रैल 1919, जिसे हम सब ने किताबों में पढ़ा, कहानियों में सुना, और हम में से कई लोगों ने उस जगह जाकर उस दुख भरी यादों को पुनर्जीवित भी किया। जालियनवाला बाग हत्याकांड, जो आज भी इंसानियत के मुंह पर एक कालिक है और अंग्रेज़ों की अमानवीय सभ्यता का एक परिचय देता है। जालियनवाला बाग हत्याकांड की जड़ें कुछ इस प्रकार थी। फरवरी 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पास किया। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को बिना किसी पूछताछ के बंदी बना सकती थी। इसी के चलते 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के दो बड़े आंदोलनकर्ताओं को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्त में लिया। उनका नाम था सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इस गिरफ्तारी के विरोध में बैसाखी का शुभ दिन चुनकर करीब 20,000 लोग शांतिपूर्व तरीके से एकत्रित हुए। जगह थी अमृतसर का मशहूर जालियनवाला बाग। उस अहिंसावादी सभा में 20 वर्षीय उधम सिंह अपने सहयोगियों के साथ सभाजनों को जलदान करने में व्यस्त थे। सभा में बैठे बच्चों, बूढ़ों, औरतों, युवक युविकाओं को इस बात की भनक तक नहीं थी कि ब्रिटिश सरकार अपने हिंसा, क्रूरता और अमानवीय असभ्यता का प्रदर्शन करने की तैयारी कर चुकी थी। देखते ही देखते शांतिपूर्ण चल रही इस सभा को ब्रिटिश सैनिकों ने अंतर्भाग से घेर लिया। बाहर निकलने के दरवाज़ों पर तोहफे लगा दी गईं और उन सैनिकों को आदेश दे रहा था ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जनरल डायर ने उन मासूमों पर गोलियां दागना शुरू कर दी। और फिर जालियनवाला बाग में कुछ ऐसा आतंक और मौत का तांडव हुआ कि उसे देख समय अपने आप में शर्मसार हो गया। 20 मिनट लगातार एक तरफा गोलियां चलती रही। देखते ही देखते बाग की मिट्टी और बाग के कुएं का पानी दोनों लाल हो गए। स्थानीय लोगों की माने तो करीब 1600 मासूम लोग
अपनी जान गंवा बैठे थे। हालांकि तत्कालीन दस्तावेजों में यह आंकड़ा केवल 300 से 400 अर्जित है। दो और आंखें थी जो इस नेस्तनाबूद कर देने वाले मंजर को देख रही थी, और वो आंखें थी 20 वर्षीय उधम सिंह की। उधम सिंह इस हत्याकांड से जिंदा बाहर आए, और शायद भाग्य को यही मंजूर था। और उस दिन से दो नाम उधम सिंह कभी नहीं भूल सकते थे। एक था जनरल डायर और दूसरा पंजाब प्रांत के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओडवायर। जनरल डायर और माइकल ओडवायर की क्रूरता का अनुमान एक किस्से से लगाया जा सकता है। जालियनवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई। इंक्वायरी कमेटी के पूछताछ के दरमियान भारतीय बैरिस्टर सर चिमनलाल ने डायर से पूछा, सपोजिंग द पैसेज वॉज सफिशिएंट टू अलाउ द आर्मर कार्स टू गो इन, वुड यू हैव ओपन द फायर विथ मशीन गन्स? डायर ने जवाब दिया, आई थिंक प्रोबेबली यस। सर चिमनलाल ने फिर पूछा, इन दैट केस द कैजुअल्टीज वुड हैव बीन मच हायर? जनरल डायर ने बोला, यस। यहाँ उधम सिंह अपना लक्ष्य साफ कर चुके थे, निहत्थे मासूम लोगों की जान लेने वाले इन हैवानों का खात्मा करना। इस घटना के करीब 8 साल बाद जनरल डायर हृदय रोग से मारा गया, लेकिन माइकल ओडवायर अभी भी जिंदा था। उसे नाइटहुड की पदवी से भी सम्मानित किया गया। समय ना गंवाते हुए उधम सिंह अपने लक्ष्य को पाने में जुट गए। वे 1924 में भगत सिंह के कार्यों से प्रभावित होकर गदर पार्टी में शामिल हो गए। इसी दरमियान विदेश में रहकर उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आज़ादी का मोर्चा संभाल रखे कई युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें प्रेरित भी किया। 1927 को भगत सिंह के आह्वान पर वे भारत वापस आए, लेकिन वापस आते ही बिना लाइसेंस रिवॉल्वर और असला रखने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दरमियान जेल में उनकी मुलाकात फिर एक बार भगत सिंह से हुई। अपना 5 साल का कारावास पूरा कर 1931 में वो रिहा हुए। बावजूद इसके कि ब्रिटिश सरकार की पैनी नज़र उन पर गड़ी हुई थी, उधम सिंह कश्मीर के रास्ते जर्मनी निकलने में सक्षम रहे। इसी बीच उन्होंने कई नामों का उपयोग किया। उदय सिंह, मिस्टर फ्रैंक ब्राज़ील, शेर सिंह उनमें मुख्य नाम थे। आखिरकार 1934 में उन्होंने अपना कदम लंदन में रखा। धैर्य और संकल्प से भरे उधम सिंह ने लंदन में आते ही माइकल ओडवायर की खोज शुरू कर दी। ओडवायर के रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर उधम सिंह बड़े बारीकी से नज़र रखने लगे। उधम सिंह के पास कई ऐसे मौके आए जब वो ओडवायर को मौत के घाट उतार सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उधम सिंह किसी ऐसे मौके की तलाश में थे जब वे केवल ना अपना प्रतिशोध पूरा कर सके, बल्कि उस प्रतिशोध को माँ भारती को समर्पित भी कर सके। वे चाहते थे कि माइकल ओडवायर का खात्मा कुछ इस तरह किया जाए कि पूरी ब्रिटिश सरकार दंग रह जाए। आखिर उन्हें वो मौका मिला। तारीख थी 13 मार्च 1940। लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और सेंट्रल एशियन सोसाइटी की एक जॉइंट मीटिंग हो रही थी, और उस मीटिंग के मुख्य अतिथियों में एक था माइकल ओडवायर। मीटिंग शुरू हुई। कुछ समय बाद वहाँ उधम सिंह हाथ में एक किताब लिए आए। एक खाली जगह देखकर वे शांति से बैठ गए। मीटिंग के बीच माइकल ओडवायर को सभा को संबोधित करने के लिए बुलाया गया। तालियों के गड़गड़ाहटों के बीच माइकल ओडवायर स्टेज पर आया। अभी ओडवायर ने बोलना शुरू ही किया था कि उधम सिंह अपनी जगह से उठे। उन्होंने अपनी किताब में छिपी रिवॉल्वर निकाली और ओडवायर के सीने पर तान दी, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन्होंने ओडवायर के छाती में 2 गोलियां दाग दी। ओडवायर के मरने के बाद उधम सिंह वहां से भागे नहीं, बल्कि उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया। लंदन के कोर्ट में पेशी के दौरान नाम पूछे जाने पर उन्होंने अपना नाम भारतीय एकता को दर्शाते हुए कहा, मेरा नाम है राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। उनके पेशी के दौरान के कुछ आखिरी बयान कुछ इस तरह थे, मुझे मरने का गम नहीं, मुझे गर्व है इस बात का कि मैं जिस उद्देश्य के लिए जिया उस उद्देश्य को पूरा करके मर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे मरने के बाद भारत में हज़ारों उधम सिंह पैदा होंगे। उधम सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई 31 जुलाई 1940 को।
फिर एक बार एक नौजवान अपने मातृभूमि के लिए अमर होने जा रहा था। और इसी के साथ ब्रिटिश राज का झूठा गुरूर चूर चूर हो गया, जिसे केवल एक भारतीय ने अकेले अपने दम पर खदेड़ दिया था। और जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में बताया कि कुल 34 साल बाद इस सच्चे देशभक्त को अपनी ज़मीन पर आने का मौका मिला था। 1974 में उनके अवशेषों को भारत लाया गया। उनकी जन्मभूमि सुनाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अस्थियों को 7 भागों में बांटा गया, जिनमें से एक भाग आज भी जालियनवाला बाग में उपस्थित है। तो दोस्तों, यह गाथा थी वीर हुतात्मा उधम सिंह की। आशा करता हूँ हम सब इन्हें याद रखेंगे, इनके बलिदान को याद रखेंगे और आगे की पीढ़ियों को अपने राष्ट्र की महानता का परिचय देते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।